अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा CSS। दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ आवर सीरीज़ ऑन द बुक रिव्यू ऑफ टिम मार्शल्स बुक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईरान के बारे में और सऊदी अरेबिया के बारे में। एक्चुअली हम बात करेंगे मिडल ईस्टर्न रीजन के बारे में और उसमें कौन से कंट्रीज़ को टिम मार्शल कहता है कि जनाब ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जिस मेन कंट्री पे वो फोकस करता है वो है ईरान। नाजरीन, ईरान आपको पता है कि मिडल ईस्ट का हिस्सा है एंड इट इज़ द एपी सेंटर ऑफ शीट इस्लाम, वाइल द वहाबी और सुन्नी इस्लाम जो है वो हमारे पास सेंटर आता है सऊदी अरेबिया में। ठीक है जी। और इन दोनों के दरमियान में जो राइवलरी चलती है या जो सिक्योरिटी डायलेमा है, जो कंपटीशन है, उसको पर्शियन गल्फ़ डायलेमा भी हम कहते हैं, जो कि ईरान यानी शीट इस्लाम वर्सेस द अरब स्टेट्स दैट आर सुन्नी और वहाबी, उनके दरमियान है। इसको हम पर्शियन गल्फ़ डायलेमा कहते हैं। ठीक है जी। तो ईरान जो है वो सिंगल स्ट्रेटजी पे नहीं खेल रहा है। इट इज़ नॉट लाइक इट इज़ जस्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम इट्स ओन सॉयल या सिर्फ एक ही जगह से ये ऑपरेट करेगा। ईरान इज़ सपोर्टिंग हिजबुल्ला एज़ वेल एज़ हुसी रेबल्स। हिजबुल्ला की अगर आप बात करते हैं तो ये लेबनान में है और जो हुसी रेबल्स हैं दे आर इन यमन। और ये दोनों एरियाज़ जो हैं ये हैं मिडल ईस्ट के। तो इस चीज़ का मकसद क्या है, इसके पीछे जो है नैरेटिव क्या है? बात यह है कि ईरान डज़ नॉट वांट टू लूज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। आप पहले देखते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो हाईली पोलिटिसाइज्ड है और सिक्योरिटाइज्ड है, ऑलरेडी उसके बारे में कंसर्न्स चल रहे हैं। लेकिन अगर जो गल्फ़ स्टेट्स हैं वो इसको छोड़ के एस्केप करना चाहे पर्शियन गल्फ़ डायलेमा और वो चाहें कि कहीं और से ट्रेड करते हैं या फिर कोई और रूट बना लेते हैं, दैन उनको जो नज़दीक तरीन है वो है गल्फ़ ऑफ एडन। और गल्फ़ ऑफ एडन कहाँ पे है? ये है जनाब अफ्रीका और अरेबियन पेनिनसुला के दरमियान। इसको हम गल्फ़ ऑफ एडन कहते हैं, जो कि रेड सी बनता है। ठीक है जी। तो अगर गल्फ़ ऑफ एडन जो है ये सारी स्टेट्स यूज़ करना शुरू कर दें तो ईरान का जो इन्फ्लुएंस है और इम्पोर्टेंस है वो बहुत कम हो जाती। यही वजह है कि ईरान सपोर्ट्स हुसी रेबल्स इन यमन एंड हिजबुल्ला इन लेबनान। द रिज़ल्ट इज़ दैट it has successfully manipulated power dynamics और it has emerged as a significant power regionally। और आपको पता है जनाब कि सऊदी अरेबिया इस वक्त मेजर पावर है इस रीजन में। तो सऊदी अरेबिया ही एक्चुअली मेन कंपेटिटर है ईरान का, या और वाइस वर्सा आप कह सकते हैं। ठीक है। तो अगली बात करते हैं जनाब सऊदी अरेबिया के बारे में। सऊदी अरेबिया जो है वो भी इस चीज़ को देख रहा है एंड वो कोई ऐसे तो नहीं है कि वो पॉलिसी नहीं बनाएंगे। तो सऊदी अरेबिया जो है वो डिप्लोमेटिक गेम खेल रहा है। एक तरफ वो जो है वो की एलाय है USA का, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, आपको पता है आर्म्स इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और सिक्योरिटी अलाइंसेस भी हैं। दूसरी तरफ वो ट्रेड और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से चाइना के साथ भी रिलेशंस बनाना शुरू कर दिए हैं, ताकि सिंपल इज़ टू से दैट सऊदी अरेबिया डज़ नॉट वांट टू पुट ऑल इट्स एग्स इन वन बास्केट। ठीक है जी। और इसका उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आप कहीं लाइक सपोर्टिंग दी अनरेस्ट समवेयर एल्स उसकी बात करते हैं जिस तरह के ईरान कर रहा है, तो वो भी सऊदी अरेबिया करता है, ऑल्दो नॉट ऑफिशियली या फिर उसको एंडोर्स नहीं किया जाता। लेकिन अगर आप देखें कि सीरियन क्राइसिस, तो उसमें बशार अल असद वाली साइड जो है उसको सपोर्ट किया जाता है ईरान से या फिर रशिया से, जबकि जो रेबल्स हैं उधर जिनको अमेरिका भी सपोर्ट करता है और उन्हीं को फिर सऊदी अरेबिया भी सपोर्ट करता है। तो ये सारी गेम जो है मिडल ईस्ट में चल रही है और इसी के बारे में टिम मार्शल कहता है कि जनाब इस रीजन से दो मेन जोग्राफीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक है सऊदी अरेबिया और दूसरा है ईरान। और इन्हीं के रिलेशन से या इन्हीं के जो फॉरवर्ड गवर्नेंस है, जो इनका रोल है, उससे हमें पता चलेगा कि फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। ठीक है जी। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे यूरोप के बारे में, उसमें UK है, टर्की है और ग्रीस है। तो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।